सो डियर डॉक्टर्स, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आप लोगों को करता हूँ नागार्जुन नेचुरल केयर हेल्थ वेलनेस सेंटर कवर्धा छत्तीसगढ़ से। बीच में नवरात्रि आ जाने के कारण कुछ जो हमारी क्लासेस थी वो ब्रेक हुई थी, और साथ ही साथ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो मेरे लिए ज़रूरी है वो ग्रुप नहीं कर पाता है, तो उसके कारण भी थोड़ा सा लेट होता है किसी भी चीज़ के लिए। खैर, अब जो बात चल रही थी आधी अधूरी रह गई थी, उसके लिए हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि हम कनेक्ट करेंगे माइग्रेन को आयुर्वेद क्या कहता है, और माइग्रेन को आयुर्वेद क्या समझता है, उसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, और उसकी क्या आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी होती है। और दूसरी चीज़ हम ये पता करेंगे आज कि S2 और C10 का यानी इंटेस्टाइन और माइग्रेन का कितना गहरा संबंध है, और ये दोनों ही मेडिसिन उसकी बेस मेडिसिन बनने के काबिल है। ये चीज़ आज आप लोगों को प्रूफ हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मैं आपको पहले तो ये बताना चाहता हूँ आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कि माइग्रेन होता क्या है। तो आप देखेंगे कि माइग्रेन को आयुर्वेद में सूर्यावर्त के नाम से जाना जाता है, और आवर्त का जो अर्थ होता है यह होता है चारों तरफ चक्कर लगाना। तो इस प्रकार सूर्यावर्त इट मीन्स कि जब सन राइज होता है, जब सूर्य उदय होता है और वो पृथ्वी का चक्कर लगाकर फिर वो क्या करता है 24 आवर्स के बाद, देन वो आपके कहाँ आ जाता है, ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में ये आ जाता है। कौन आ जाता है? सन। तो इस पूरे सर्कुलेशन से, इस पूरे चक्कर से, इस पूरे आवर्त से जो रोग उत्पन्न होता है उससे भी सूर्यावर्त ही कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस वर्ड से, जो हिंदी का वर्ड है सूर्यावर्त, तो इस वर्ड से आपके जो ये डिसीज़ है उस डिसीज़ का क्या है आपको पूरा एक पता चल जाता है कि ये क्या होता है। अब इसकी जो एटमॉस्फेरिकल फिलॉसफी है वो ये कहती है कि पूर्व दिशा में जो सनराइज होता है या इंडिया से, जो इंडिया में सनराइज होता है ना, उससे 2-3 घंटे पहले ही हो जाता है। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना चाहिए कि एग्जैक्टली इस डिसीज में मेडिकेशन हमें किस समय पे करना है, तो वो चीज़ हमें आयुर्वेद ने दी है। तो यहाँ पे बात ये होती है कि सूर्य जब इंडिया में दिखता है उससे 1 घंटे पहले वो राइज हो जाता है। कहाँ? जापान में। और जापान से 1 घंटा पहले वो राइज होता है आपका प्रशांत महासागर में। इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये होगा कि भारत में मान के चलिए कि 6:30 बजे अगर, या 6 बजे गर्मी के दिनों में अगर 6 बजे यहाँ पे सनराइज हमको दिख रहा है, तो ये सनराइज पहले ही प्रशांत महासागर में 4 o'clock ये हो चुका होता है। तो ये हो गया। और इस तरीके से सूर्य के जो ये राइज होने की जो बातें हैं, जो इसका उदय होता है, और जैसे ही वो हुआ तो आप देखेंगे कि जब भी माइग्रेन का पेन पेशेंट को चालू होगा, तो जैसे ही सनराइज हुआ इंडिया से 2 घंटे पहले, तो वो सुबह के 4 बजे के बाद से उसका दर्द होना चालू हो जाता है। और जैसे जैसे सन बढ़ते जाता है तो उससे क्या होता है कि उसका दर्द भी बढ़ते जाता है। अब इसका जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि क्योंकि जो सन है वो अग्नि तत्व जो होता है, फायर जो एलिमेंट है, उस फायर एलिमेंट को वो क्या करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। उस फायर एलिमेंट का ये मेन सब्सटेंस है वो है सन। और जो ये अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है, यही फायर एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर क्या है, वो जिस चीज़ को हम
पित्त कहते हैं, जिस चीज़ को हम बाइल कहते हैं, तो वो बाइल जो है वो अग्नि का क्या है, प्रतीक है हमारी शरीर के अंदर। इस चीज़ को नोट करना है। तो जहाँ बाइल आ गया तो आपका S5 और S2 ऑलरेडी आ चुका है, ये चीज़ आप लोगों को समझ लेना है। अब सूर्य से पित्त का क्या है, गहरा संबंध है। क्यों? एलिमेंट थ्योरी के आधार पे, आयुर्वेदा के आधार पे। तो इस चीज़ को बताने का मतलब ये है कि हम सिर्फ फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी के भरोसे ही ना रहें। एंशियंट, जब हम रस विद्या की बात करते हैं, एल्केमी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आयुर्वेदिक जो एंशियंट प्लांट्स नहीं, प्लांट्स है, या जो उन लोगों की थ्योरीज है, उस पर भी हमें ध्यान देके एक टारगेटेड मेडिसिन हम अच्छी निकाल सकते हैं। तो सूर्य से पित्त का क्या है, बहुत गहरा संबंध होता है। इट इज़ अ मेन रिलेशनशिप बिटवीन बाइल एंड सन। तो जब प्रशांत महासागर में 2 घंटे पहले इंडिया से, जैसे ही आप माइग्रेन की फिलॉसफी समझ लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही आपका सनराइज होता है, और उसी तरीके से जो बॉडी में बाइल का प्रोडक्शन क्या होने लगता है, वो बढ़ने लगता है। दूसरी जो टैगलाइन आपकी ये है कि बाइल अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका जो म्यूकस है वो कम बनेगा, इट मीन्स वो सूखने लगेगा। तो साइनसाइटिस या साइनस की जो प्रॉब्लम्स होती है, उसमें भी आप देखेंगे कि म्यूकस जो मेम्ब्रेन्स होती है वो ड्राई होने लगती हैं। और इस कारण से क्या होता है कि वहाँ पर जो आपका आयुर्वेद थ्योरी के हिसाब से जो पित्त है वो ज़्यादा वर्क करता है। इस कारण से म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हम कफ बोलते हैं, द कफा बोलते हैं आयुर्वेदा में, वो सूखने लगता है। और जैसे जैसे कफ सूखने लगता है, वैसे वैसे इस पेशेंट का जो है वो जो पेन है, वो पेन लगातार बढ़ने लगता है। और ये कब तक बढ़ेगा? ये दिन के 2 बजे तक बढ़ेगा। और 2 बजे तक बढ़ने के बाद में फिर क्या स्थिति होगी इसकी, कि जैसे जैसे फिर सन डाउन होने लगता है, समय बढ़ने लगता है, तो उस स्थिति में ये जो माइग्रेन का पेन है, ये क्या होने लगता है, ये कम हो जाता है। पेशेंट को सिर्फ हैवीनेस लगती है, हेडेक नहीं होता। और उसकी क्या है, सारी की सारी जो उसकी बेचैनी है, जो उसके अंदर एंजाइटी जो आ रही है, जो परेशानी वो महसूस कर रहा है, तो वो ठीक हो जाता है। तो अभी के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको जो मैंने आयुर्वेदा की थ्योरी बताई है, उस थ्योरी के हिसाब से हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें इस बाइल प्रोडक्शन के कंट्रोल को रोकना है। और उसका टाइमिंग जगह, जब हम फर्स्ट डोज दें किसी पेशेंट को, तो वो डोज हमारी क्या होना चाहिए कि व्हेन द सन राइजेस, जब सनराइज हो रहा है तो उसी समय हमें बाइल प्रोडक्शन को रोकना होगा। इट मीन्स हमें S5 या हमारे पास S2 जो मेडिसिन है, तो इस पेशेंट का जो एग्जैक्ट टाइम है मेडिसिन स्टार्ट करने का, वो हायर डाइल्यूशन में हमें कहाँ देना पड़ेगा, हमें सुबह कम से कम 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में इस मेडिसिन की फर्स्ट डोज अगर हम पेशेंट को दे देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम येलो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ में अगर हम इसके लीवर फंक्शन को कंट्रोल करके प्रोडक्शन ऑफ बाइल को रोक लेते हैं, तो सबसे पहली स्टेज आपने माइग्रेन को क्लियर करने की आपने ठीक कर चुके हैं, आप उसको पकड़ चुके हैं। दूसरी बात ये होती है कि माइग्रेन का जो दूसरा संबंध है इंटेस्टाइन से और सेरोटोनिन से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेरोटोनिन माइग्रेन पे कैसे कैप्चर करता है। और ये एक लाइन आप थोड़ा अगर चाहें तो पढ़ के भी रखें सेरोटोनिन के लिए, क्योंकि जो सेरोटोनिन है वो न्यूरो ट्रांसमीटर कहलाता है। और जो आपके न्यूरो वेसिकल्स होते हैं, उस जगह पर जाके सेरोटोनिन क्या करता है। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको आयुर्वेदा की थ्योरी बताई है, और यहाँ पर आपने आज ये सीखा है कि आपके माइग्रेन पेशेंट का क्या टाइमिंग होना चाहिए और मेडिकेशन क्या होना चाहिए। बेस मेडिसिन आपके पास है C10, दूसरी मेडिसिन है आपके पास में S5, और तीसरी मेडिसिन है S2, जिसमें कि सबसे ज़्यादा काम है वो S2 और S5 का है।
C10 का वर्क मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ में। दूसरी चीज़ हमेशा ये रखें कि पित्त को हमें बढ़ने ही नहीं देना है, इसलिए जिस समय हम मेडिसिन दे रहे हैं उस पेशेंट को, तो उसी समय हमें क्या हो जाना चाहिए, उस पेशेंट को कुछ मीठा खाने के लिए दे देना चाहिए। चाहे हम उसे जलेबी दे सकते हैं, शक्कर वाला दूध दे सकते हैं, और इससे ये होगा कि जो शुगर होती है वो बाइल के प्रोडक्शन को कम करती है। तो ये भी एक आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और कम से कम 21 से 41 दिनों तक ऑन द बेसिस ऑफ आयुर्वेदा अगर हम इस तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होगा कि हमें निश्चित ही माइग्रेन को ठीक करने में हमें सफलता मिलेगी। कुछ भी मीठा खिलाने के बाद में, खासकर उसमें जलेबी और दूध का यूज़ किया जाता है, उसको खिलाने के बाद में पेट भर के पानी पी लें पेशेंट को। उसके बाद आप मेडिसिन दे दें हायर डाइल्यूशन में S2 या S5, और उसके बाद पेशेंट रेस्ट करे। आप कुछ ही दिनों में, कम से कम मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 3 से 4 दिनों के अंदर आपको सिर्फ इन 2 मेडिसिन से ही अपने पेशेंट के अंदर 50% तक रिलीफ मिल जाएगा। तो एक बार फिर से बने रहते हैं आप लोगों के साथ में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इन्हें आप नोट करते रहें, अपनी डायरी मेंटेन करते रहें, और साथ ही साथ में अपने टीचर का भी ख्याल रखें कि भाई आप लोगों जो फीस देते हैं उससे मेरा भी कुछ सर्कुलेशन चलता है। अगर आप लोग मुझसे कुछ सीखते हैं तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग समय पर बिना बोले अपनी फ़ीस पेड करें, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस ऑफ लाइन की जानकारी आप लोगों को दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।